तो हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का आज एक नए YouTube के वीडियो में, जहां पे हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th जेई मेंस फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। ये चैप्टर बेटा आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है आपके लिए, अगर आप इसको अच्छे से टाइम देके समझ लो, क्योंकि ये इस चैप्टर से जेई मेंस या नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसान लेवल के पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर से। तो आपको ये चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे करना होगा। बेटा आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और आ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल के बेटा जरूर रखिएगा और फिर लेक्चर देखिएगा, क्योंकि बस वीडियो की तरह देखोगे तो कोई फायदा में नहीं आएगा। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो से मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस को अच्छे से ग्रैब करना है तो आपको अच्छे से कॉपी में नोट करते करते जाइएगा सारी चीजें। तो मोशन स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। बहुत बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखोगे, जब आप किताब खोलोगे आप देखोगे कि ये जो चैप्टर है वो आपका काइनेमैटिक्स यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, काइनेमैटिक्स। तो ये वर्ड काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? वैसे आप बोलोगे सर ये सब इतना ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये तो जेई में आपको कभी डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है। लेकिन भाई सोचो कि तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो, आप मोशन स्ट्रेट लाइन के एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बच्चा आके बोला पूछा आपको कि भैया ये काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है, आप नहीं बोल पाए, तो उसका मतलब कोई है ना, बस आपने क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया, अपने चीजों को समझा नहीं, तो चीजों को बेसिक से समझते हैं। मेरा काइनेमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें हम कोई भी मोशन जो हो रहा है उसको स्टडी करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पे हम कोई मोशन जो होता है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो मोशन है बॉडी में, ये मोशन का जो कॉज है इसको हम यहां पे नेग्लेक्ट करते हैं। हमें पता नहीं और हम इसकी स्टडी नहीं करते कि कॉज किस वजह से मोशन हो रहा है, इसकी स्टडी यहां पे नहीं होती। हमें स्टडी होती है कि मोशन जो हो रहा है उसके बारे में स्टडी होती है, उसे ही काइनेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा सर काइनेमैटिक्स हमें समझ में आ गया। अब अगर बेटा आपको काइनेमैटिक्स समझ में आई होगी तो यहां से आप स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले मोशन, हम बहुत बेसिक से अगर हम बात करें तो मुझे आप पहले यह बताओ कि मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। मोशन और रेस्ट क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। मोशन और रेस्ट, अगर आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं सर मोशन क्या है, आप बोलोगे सर कोई भी चीज जो चल रही है वो मोशन में है, कोई भी चीज अगर नहीं चल रही है तो वो रेस्ट में है। यानी कि आपके हिसाब से कोई चलती हुई वस्तु जो है वो मोशन और जो खड़ी हुई वस्तु है वो रेस्ट है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसको अच्छे से फिजिक्स में भाषा में आपको समझाऊं, तब क्या बोलोगे? मैं तब ये सोच सकता हूं कि देखो, मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट जो आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि मान लो मेरे पास एक सरफेस है जहां पे एक बॉल है जो कि यहां पे है। ठीक है, ये बॉल t इज इक्वल टू 0 टाइम सेकेंड में जब था तब यहीं पे थी, और जब t इज इक्वल टू, जब मेरा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया तब ये बॉल यहां आ गई। t इज इक्वल टू 0 में यहां थी, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में यहां आ गए। यानी कि ये जो बॉल है इसने अपना पोजीशन को चेंज किया, हाँ कि ना, इसने अपना पोजीशन को चेंज किया। पोजीशन को चेंज किया किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम चेंज हुआ पोजीशन चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ पोजीशन चेंज हुआ। यानी कि जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे ही हम कहते हैं मोशन। अगर ये बॉडी यहां खड़ी रहती 5 सेकंड के अंदर, 0 सेकंड में भी यहां है, 5 सेकंड में भी यहां है, तब क्या होता? तब ये बॉडी ने, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट थिंग इज नोन एज योर रेस्ट। जब बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं करती, पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे ही हम कहते हैं रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट
यही है मोशन और रेस्ट का फंडा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होंगी। मोशन और रेस्ट। अच्छा, यहां से एक चीज आपको, आपने बुक किताबों में पढ़ा होगा कि मोशन और रेस्ट जब लिखा रहता है वहां पे एक चीज लिखा रहता है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स इसका मतलब क्या है? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एक चीज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एच सी वर्मा में एक एग्जांपल दिया गया है कि मानो कि आपके पास एक टेबल है। ठीक है, आपके पास एक टेबल है, टेबल में रखी गई है एक किताब, एक बुक रखा हुआ है यहाँ पे टेबल में। ठीक है, अब तुम्हें अगर मैं देखने को बोलूं कि इस टेबल में इस बुक का, मुझे बताओ कि ये बुक मोशन में है या रेस्ट में है? ये बुक मोशन में है या रेस्ट में है? तुमने मुझे बताया कि सर ये जो बुक है वो बुक तो टाइम के साथ साथ एक ही जगह पे है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब सर ये बुक तो सर रेस्ट पे है, ये बुक तो सर रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये टेबल जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कहां करता है, ये टेबल एग्जिस्ट एक बड़े से अर्थ में करता है। अब मैं सोचो, मैं चांद में बैठा हूं, ये अर्थ है, मैं यहां पे चांद है, ठीक है, मून है, मैं मून में बैठा हुआ हूं और मैं मून में बैठ के आपसे पूछ रहा हूं, मतलब मुझे आप पूछ रहे हो मून में बैठ के कि मुझे अब बता कि ये जो बॉडी टेबल पे है वो मोशन में है या रेस्ट में है। तब आप बताओगे सर, तब मैं बताऊंगा कि बच्चों देखो, मून से मुझे जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि अर्थ घूम रहा है, अर्थ तो रोटेशन कर रहा है, अर्थ वैसे रेवोल्यूशन भी कर रहा है। तो सर अगर अर्थ रोटेशन रेवोल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब तो सर ये पता चलता है हमें कि ये अर्थ घूम रहा है, इसका मतलब ये भी घूम रही है। इसका मतलब ये तो मोशन में नहीं, ये सॉरी, ये तो रेस्ट में नहीं, ये तो आपका मोशन में है। तो फिर एक ही टाइम में मोशन और रेस्ट दोनों ही चीजें एग्जिस्ट कर सकती है क्या? एक ही बॉडी मोशन और रेस्ट में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? हाउ कैन बी पॉसिबल? साइंटिस्ट भी बेटा यही सोचते थे। फिर हमारे आइंस्टाइन साहब आए, आइंस्टाइन आइंस्टाइन आए, उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उन्होंने उसमें बहुत कुछ चीजें कही। उनमें से उन्होंने ये कहा कि एक टाइम पे एक बॉडी मोशन और रेस्ट दोनों पोजीशन में हो सकती है। वो दोनों ही पोजीशन में हो सकती है, डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां है। मैं अगर यहां से ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ये मोशन में दिखती है, मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ये रेस्ट पे दिखती है। इसका मतलब इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही डिसाइड करता है कि बॉडी मोशन में है रेस्ट में है। इसी चीज को यहां पे एक लाइन में लिखा रहता है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों रिलेटिव होती है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होती, यानी कि ये फिक्स्ड नहीं रहती कि एक चीज मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगी, तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, नहीं। मोशन रेस्ट एक ही टाइम में दोनों ही कंडीशन में वो रह सकती है। इसे ही हम कहते हैं मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वर्ड आप अभी बहुत सुनोगे, अगर आप फ्यूचर में अगर फिजिक्स को लेकर और पढ़ोगे तो वहां पे और सुनोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी कि बहुत सिंपल वर्ड है, सिंपल मीनिंग है इसका। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता यह है कि कोई भी आप अगर किसी भी चीज के मोशन को मेजर कर रहे हो या पोजीशन को मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज का अगर आप पोजीशन को मेजर कर रहे हो तो उस पोजीशन को आप कई कई जगह से मेजर कर सकते हो। मैं ये जो बुक का पोजीशन मेजर कर रहा था, मैं यहाँ पे खड़ा बुक के एक्सिस में भी कर सकता हूँ इसका पोजीशन मेजर, मैं चार्ट से भी कर सकता हूँ, तो अलग अलग जगह पे मैं रेफरेंस फ्रेम रख सकता हूँ। तो उसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक
एक 3D सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस आपकी होती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको समझ में आया होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे अगर एक है तो उसका परपेंडिकुलर, अच्छा ये अगर एक है एक्स एक्सिस मान लो, तो ये आपका हो जाता है वाई एक्सिस। और अगर मैं यहां से आपको जेड एक्सिस दिखाना चाहूं तो जेड एक्सिस यहां पे आएगा आपका। ऐसे होगा कि ये इसके साथ ये भी 90 डिग्री, इसके साथ ये भी 90 डिग्री, सब सबके साथ 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली है। उसे हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और इस चीज को, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है, इसको आप किसी भी जगह पे रख सकते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी भी जगह पे रख सकते हो आप। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठाओ, उठा के यहाँ पे बुक के बीच में रख दो, तो बुक उस हिसाब से बुक का पोजीशन कितना मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब आप देख सकते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लो एक बॉडी है जो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, और ये बॉडी जो यहाँ है ये यहाँ से कुछ मूव करेगा। ये एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में कहीं ना कहीं मूव करेगा। तो वो बॉडी जब मूव करता है तब वो कुछ इस प्रकार मूव कर सकता है ना। इसको आपका बोर्ड में समझाना थोड़ा सा मुश्किल ये है, इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली में आपको समझ 3D फिगर है। तो खैर वो चीज है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी कि कोई भी चीज को आप जब मेजर कर रहे हो, उसकी पोजीशन को मेजर कर रहे हो, वो कोई किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस में कर रहे हो, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहीं भी बिठा सकते हो, वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां बिठा रहे हो, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया हमारा। आ जाइए, तो मिटा देते हैं हम यहाँ पे। ओके, मोशन और रेस्ट का मैं डेफिनेशन आपको नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आशा करता हूं आप खुद लिख लोगे। मोशन यानी कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट और व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to time is called motion, and when a body does not changes its position with respect to time is known as rest. Okay, done. मिटाते हैं हम यहाँ पे। तो यहां से आपका मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। ओके, अब हम जरा जो पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th पे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आता है तो रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या क्या पढ़ा था हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे, सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हमने थोड़ा सा हमें ज्ञान था तो वो ऐसा था कुछ कि मानो कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और मानो ये मेरा है स्कूल, ठीक है, ये मेरा है स्कूल। ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, दोनों के बीच में जो पाथ है, मतलब जो रास्ता है, वो कुछ ऐसा ऐसा जाके ऐसा, फिर ऐसा जाके ऐसा, फिर ऐसा जाके ऐसा है, ठीक है। और अब आपको जाना है होम से स्कूल। तो बेटा जब आप होम से स्कूल जाओगे तो आप कैसे जाओगे? आप ये रास्ता को ऐसे 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 और ऐसे जाओगे। तो मान लो ये जो पूरा रास्ता है वो रास्ता है आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक पॉइंट से, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, तो अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है तो आपको जो रास्ता आपने टोटल एक्चुअल जो रास्ता है जो आपने यहां पे कवर किया, जो रास्ता आपने एक्चुअली में कवर किया, उसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस। उसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड by a body between two points। कोई भी दो पॉइंट के बीच में
जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है किसी भी बॉडी द्वारा, वो पाथ को हम यहां पे डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? डिस्टेंस यानी कि आपको जो पाथ एक्चुअली में कवर कर रहे हो। ठीक है सर, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेटा मानो कि मैंने आपको दे दिया एक दिन के लिए, अब मैं कौन होता हूं देने को, मानो भगवान ने आपको एक दिन का वरदान दिया कि आज के लिए तू एक सुपरमैन है। तू सुपरमैन है और तुझे करना यह है कि तू घर से स्कूल जा। वैसे आप सुपरमैन बन जाओगे तो घर से स्कूल क्यों जाओगे? फिर भी मानो आपको घर से स्कूल जाना, तो तुम बोलोगे कि भाई मैं सुपरमैन हूं, मुझे क्या जरूरत है इतना कवर करने का, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली यहां से यहां, सबसे छोटा जो रास्ता होगा डायरेक्टली यहां से यहां मैं उड़ के चला जाऊंगा। डायरेक्टली यहां से यहां मैं उड़ के चला जाऊंगा, है ना, उड़ के चला जाऊंगा। मानो ये उड़ के जाने वाला रास्ता जो हुआ वो है आपका 2 किलोमीटर का। तो ये जो रास्ता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट का, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद आया? कुछ क्लास 9 में पढ़ा था आपने। डिस्प्लेसमेंट यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे छोटा होगा, उसे ही तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद आया कुछ? बिल्कुल याद आया होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ लिख सकते हो आप, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? अच्छा, तो मुझे यह बताओ कि अब मैं एक चीज और आपको कहता हूं कि देखो, एक लड़का है आपका, मान लो लड़का का नाम है राहुल, ठीक है। ये राहुल ने क्या किया, ये घर राहुल का ही है। राहुल क्या किया? राहुल एक बार स्कूल गया, राहुल एक बार स्कूल गया, ठीक है, और फिर राहुल स्कूल से घर आया। अच्छा, स्कूल गया, अच्छा स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है, ठीक है, राहुल स्कूल जा रहा है यानी कि इस पार्ट से जा रहा होगा, ये इसका रास्ता है। तो राहुल एक बार गया स्कूल, पूरा गया वो स्कूल 5 किलोमीटर चल के। अच्छा, तो राहुल ने 5 किलोमीटर स्कूल गया, और राहुल स्कूल से, तो स्कूल में तो रहेगा नहीं, स्कूल से घर भी आएगा, तो राहुल आया घर, सेम पाथ कवर करके वो घर आया। तो राहुल जब स्कूल से घर, सॉरी, घर से स्कूल, स्कूल से घर गया आया, तब मैं अगर आपको पूछूं कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, तब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर डिस्टेंस का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो था सर एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है उसे ही तो हम डिस्टेंस कहते हैं। तो बेटा यहां पे राहुल 5 किलोमीटर गया था, तो 5 किलोमीटर तो वो गया, साथ ही में सर वो 5 किलोमीटर आया भी, तो 5 किलोमीटर भी उसने आया, तो यहां पे जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर। समझ में आया? 10 किलोमीटर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये जो पोजीशन, अगर डिस्प्लेसमेंट मैं आपसे यहां पे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप देखोगे कि राहुल ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया और फिर आके ए पॉइंट में ही चला गया, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पोजीशन था, जो उसका स्टार्टिंग पोजीशन था वो घूम फिर के उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। तो जब अगर स्टार्टिंग पोजीशन यहां था, घूम फिर के कुछ भी घूम फिरे फिर यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही पॉइंट पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना। तो
इस केस में ये एक ही पॉइंट पे आ गया, इसीलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। रीजन आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी बॉडी अगर जिस जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है और उसी पॉइंट पे आके खत्म करती है, यानी कि उसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, अगर यहाँ पे इनिशियल जो पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट के बराबर होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो आ जाएगा 0, बात खत्म। ये आता है आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। तो यहां से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैं इसको अभी मिटा देता हूं, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे जो मैं एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पे बेटा जो बात हमने छेड़ी उस बात से हमने कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बिटवीन 2 पॉइंट्स तो हो गया, और हमने ये कंक्लूजन निकाला जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस जो होगा बेटा आपका वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि वो कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? डिस्टेंस तुम नेगेटिव में कैसे चल सकते हो? चल ही नहीं सकते भाई, डिस्टेंस तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अच्छा सर, एक और चीज डिफरेंस बताओ सर। डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस में ये बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर रीजन क्या है? रीजन है ये कि डिस्टेंस यानी कि दो पाथ के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड है, उसके ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे तो तू जो जा रहा है, आ रहा है, कहीं भी जा, उसमें तेरा बस जो जितना तू जा रहा है उसको ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो सिर्फ काम हो रहा है वो तेरा मैग्नीट्यूड को लिया जा रहा है। यहाँ पे तो कितना गया कितना आया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया गया, तो जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम होता है, डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं आता, वही तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट जो बनता है आपका वो आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन का मैटर है। डायरेक्शन जहां पे हमने अभी एग्जांपल देखा कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तुमने सेम कर दिया, तो वहां पे जो 0 बन गया, या फिर अगर मैं उसको चेंज करूं, उसको पोजीशन को चेंज करूं, तो डायरेक्शन के ऊपर मैटर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट इस हिसाब से। अच्छा सर, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। सर ऐसा यूनिट क्या होता है? तो दोनों ही को हम, डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो, हम मीटर से ही मापते हैं। इसको भी हम मीटर से ही मापते हैं, ठीक है। अब बड़ा यूनिट हो गया तो किलोमीटर हो जाएगा, छोटा यूनिट हो गया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट हम मीटर है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना। एक पॉइंट मैं लिखूंगा यहां पे, फिर आपको मैं समझाऊंगा। पॉइंट ये होगा कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। समझ में आएगा, देख। डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है आपका वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, ज्यादा ही तो होगा, कम थोड़ी हो सकता है। कोई भी पॉइंट, तेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से तू जो शॉर्टेस्ट पाथ, अगर मैं सीधा ही चला गया, सिर्फ सीधा ही गया, तो इस केस में मेरा जो डिस्टेंस हुआ सीधा, मैं सीधा ही चला गया कोई पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो मेरा जो डिस्टेंस हुआ इस केस में
वो मेरे डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहां से शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो भी स्ट्रेट लाइन है और मैं गया भी स्ट्रेट लाइन में हूं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो आ सकते हैं, इक्वल तो आ सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा आ सकता है? डिस मैं डिस्टेंस और एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, तो मैं अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी का एक स्ट्रेट लाइन खींच लूं, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। और मैं जब चलूंगा तब मैं डिस्टेंस के बराबर ही चल सकता हूं, माने कि शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर ही चल सकता हूं। इससे कम कैसे चल सकता हूं यार? मैं तो चल सकता हूं सबसे कम यहीं से, नहीं तो इससे मैं अगर कुछ और किया तो ये यहां से चल सकता हूं, तब तो भाई डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। मैं तो वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि डिस्टेंस कोई भी कंडीशन हो, अगर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या फिर इक्वल हो सकता है। अच्छा, यहां पे एक चीज मैंने यूज की वर्ड, वो है सर मैग्नीट्यूड। मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा है, इसका रीजन ये है कि डिस्टेंस जो होता है आपका, वो हमेशा आपका मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। यही हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें लेना है। तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना? ओके, तो ये हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहां से हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक मैं मिटा दे रहा हूं, आप डिफरेंस को लिख लीजिएगा और क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। यहां पे मेरा क्वेश्चन अगर हम करें, पहला क्वेश्चन, a body covers a circular path of radius r। एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है ऑफ रेडियस r इन 20 सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना है इसका डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 70 सेकेंड्स। सवाल को पॉज कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है सर? अब बॉडी का वाज अ सर्कुलर पाथ, बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, यानी कि एक सर्कल, ऐसा एक पाथ है, ऐसा एक पाथ है जिसका सर रेडियस दिया गया है हमको, कितना है? r। और सर इस पाथ का, ये जो हमारे पास पाथ है, 20 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ये टाइम कितना ले रहा है आपका? ये आपका t इज इक्वल टू 20 सेकेंड टाइम ले रहा है, किसके लिए? अब बॉडी कवर्स द सर्कुलर पाथ, एक पाथ कवर करने के लिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये 20 सेकेंड, मानो यहां से स्टार्ट हुआ, मानो यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, तो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ये पूरा जो इसको घूमने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है 20 सेकेंड। ठीक है, ओके। आपको अगर 20 सेकेंड में एक पाथ कवर कर रहा है, इसका मतलब ये है, अभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप डिस्टेंस निकालो 70 सेकेंड के बाद। तो अगर 20 सेकेंड में आपका एक पाथ जा रहा है, तो 70 सेकेंड में कितना पाथ जाएगा? 20 सेकेंड में अगर एक पाथ जा रहा है तो 70 सेकेंड में कितना पाथ जाएगा? सर अगर मैं यहाँ पे 70 सेकेंड डालू, सर 40 सेकेंड के लिए 2 पाथ जाएगा, 60 सेकेंड के लिए सर 3 पाथ जाएगा, और 70 सेकेंड के लिए सर ये 3.5 पाथ जाएगा। बिल्कुल सही, 70 सेकेंड के लिए ये 3.5 पाथ जाएगा। न्यूटन मेथड से आपका आ गया। तो
अगर 3.5 पाथ ये कवर कर रहा है, यानी कि सर्कल का 3.5 पाथ कवर कर रहा है, तो क्वेश्चन में हमें पहले निकालना है कि डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पता था कि एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो इसका मतलब ये पॉइंट ए से 3 बार जा रहा है और आधा बार जा रहा है, यानी कि 1 2 3 और यहां पे। तो मुझे पता है कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, देखो एक कोई भी चीज सर्कल के अगर बॉडी से मूव कर रही है, इसका मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब वो सरकमफेरेंस के ऊपर से जा रहा है। और सरकमफेरेंस होता क्या है सर? 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस। सर सरकमफेरेंस अगर 2 पाई आर हुआ और ये 2 पाई आर कितनी बार गया सर? 3.5 पाथ गया, 3.5 बार इसने कवर किया, तो हो गया आपका यहाँ से, यहाँ पे आर बड़ा होगा क्योंकि ये आर लिया है हमने, यहां से 3.5 पाथ यानी कि 7/2 पाथ इसने कवर किया है, मतलब 7/2 मल्टीप्लाई सर्कल का सर्कमफेरेंस। एक पाथ के लिए 2 पाई आर और 7/2 पाथ के लिए जो आंसर आएगा आपका ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 पाई आर। ये आ गया आपका सर डिस्टेंस। ओके सर, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बेटा देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये था और रुका यहाँ पे, ये हो गया आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट, यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि 3 पाथ कवर किया, फिर 3 पाथ कवर करने के बाद वो आधा आया, यानी कि यहाँ पे आया, यानी कि इन दोनों के बीच में ए पॉइंट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। और सर हमें दिख रहा है कि ये सेंटर से अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, यानी कि ये एक डायमीटर बन गया। तो यहां पे ये आ गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका जो आ जाएगा यहां पे वो आ जाएगा आपका 2r। तो ये आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सवाल से आप उसको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो मिटा देते हैं हम यहाँ पे। ओके, अच्छा सर, अब अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो आपके कई टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, कई टाइप्स के प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं। तो कौन से टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो इसको उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो, एक तो होता है जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उनके बेसिस में सब हेडिंग में दे रहा हूं। एक होता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है जेई, डायरेक्शंस के ऊपर। ये इतना मीटर नॉर्थ चला गया, उतना मीटर साउथ चला गया, उतना मीटर ये गया वो गया, वर्टिकली अप गया, वर्टिकली डाउन गया, तो आप बताओ कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। वैसे सवाल बहुत आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन से हम उन चीजों को समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात, जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन का फंडा होता है। ये डायरेक्शन का फंडा हमेशा से एक ऐसे होता है, मान लो ये एक प्लेन है और उस प्लेन में ये प्लेन है, प्लेन से ये जो इस तरफ गया ये आ जाता है आपका नॉर्थ, ये जो यहां से नीचे की तरफ गया ये हो जाता है आपका साउथ, ये यहां से इस तरफ गया ये हो जाता है आपका ईस्ट, और ये इस तरफ गया ये हो जाता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आपको जानना जरूरी है। अच्छा, यहां से बेटा दो वर्ड आते हैं, एक होता है वर्टिकली अप और एक होता है वर्टिकली डाउन। तो ये वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन यानी कि मान लो तुम्हें बोल रहा है कि कोई गाड़ी है जो कि पॉइंट से शुरू हुई, फिर वेस्ट की तरफ गई, फिर नॉर्थ की तरफ आई, फिर वहां से वर्टिकली अप हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट में गाड़ी जो है वो वेस्ट की तरफ गई, फिर वो वहां से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने लगा, यानी कि इस तरफ ट्रैवल करने लगा,
उसके बाद वो वर्टिकली अप चला गया। अब यहां पे अगर आप वर्टिकली अप वर्ड सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि सर वर्टिकली अप यानी अप जाना है, यानी कि नॉर्थ की तरफ ही जाना है फिर से, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। वर्टिकली अप यानी कि ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। ठीक है, अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और मैं, मेरे हिसाब से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो उस हिसाब से बेटा जो वर्टिकली अप मेरे लिए होगा वो होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा मेरा वर्टिकली अप। नीचे की तरफ जो होगा वो मेरा वर्टिकली डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये वर्टिकली अप, ये वर्टिकली डाउन। तो यहां से जो वर्टिकली अप आ जाता है, यहां से जो वर्टिकली अप आ जाता है वो होता है यहां से ऊपर की तरफ जो जाता है, ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अप, अप। ठीक है, और यहां से मेरा वर्टिकल डाउन यानी कि जो नीचे की तरफ जाता है, जो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाउन, वर्टिकली डाउन। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा आपको तब इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा वर्टिकली अप वर्टिकल डाउन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी के लिए आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ये वर्टिकली अप वर्टिकल डाउन। वर्टिकली अप वर्टिकल डाउन जो होता है वो हमेशा ऊपर या नीचे की तरफ होता है, ना ही नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, कई भी डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? क्लियर 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 क्लियर, ओके 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 ओके। आ जाओ, एक और कॉन्सेप्ट हम यहां पे पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। सर अभी तो हमने सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन किया। इतना आसान थोड़ी आने वाला है बेटा, वो तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, वो तो क्लास 9 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ में होता क्या है ये समझो पहले। ठीक है, मैं मान लो, ठीक है, मान लो आपके पास एक ऐसा कुछ है जहां पे ये आपका सर्कल का कोई भी एक सेक्टर मैंने यहां पे काट के निकाल लिया। यहां पे कुछ एंगल फॉर्म करेगा जो कि एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अच्छा सर, यहां से मैं अगर तुम्हें बोलूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तुम मुझे ए से बी जाने का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो। तो बेटा आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, जल्दी से मुझे बताओ, क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आऊं, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने को दूं। सर आपने कहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यानी कि वो इस पाथ पे ऐसे चल रहा है। ठीक है, इस पाथ पे ऐसे चल रहा है। अब मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता के दो। तो सर यहां पे एक चीज आपने सर हमें कहा था कि कोई भी बॉडी, सर कोई भी बॉडी अगर, कोई भी बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है और डिस्टेंस होती है वो पॉइंट जो जितना उसने पाथ एक्चुअली में कवर किया। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जितना पॉइंट इसने एक्चुअली में कवर किया, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। और सर डिस्प्लेसमेंट होता है कोई भी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मैंने कहा कि सर ये पॉइंट है मेरा, तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तुमने कहा कि सर ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा एकदम, तो ये से भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये। अब तो मुझे निकाल के दे भाई, निकाल के दे। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो बहुत इजी है बेटा। आपने, मैंने जब यूनिट्स डायमेंशन एरर्स पढ़ाया था, सॉरी मैंने जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था आपको, तो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या था कि ये जो एंगल थीटा होता है, ये जो एंगल थीटा होता है, ये आपका आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है।
तो इसका मतलब ये तो रेडियस है आपका, ये भी आपका रेडियस है। ओके, यानी कि यहां पे जो आर्क लेंथ ये है और आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो एक्चुअली ये आर्क लेंथ ही आपका डिस्टेंस है, यही तो आपका डिस्टेंस है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, यही तो डिस्टेंस चला। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो निकालना है वो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका आर्क लेंथ। डिस्टेंस जो होगा आपका आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी कि थीटा इंटू रेडियस, यानी कि थीटा, ये जो एंगल थीटा है, इंटू आर, यानी कि डिस्टेंस जो आ गया यहां से वो आ गया आपका थीटा आर, या आर थीटा, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है आर थीटा। समझ में आया तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में अपना जोश दिखाइएगा। आर थीटा समझ में आया क्या? आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो हमें तो निकालना आर्क लेंथ, तो हमने थीटा को, रेडियस को इस तरफ लाया और आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा लिख दिया। तो कभी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, जब भी उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है और इतना सा ही सर्कुलर पाथ है और उसमें एंगल थीटा बन रहा है, तो डिस्टेंस आपका जो होगा वो हमेशा सर आर थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया सर? रे अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी पॉइंट का जो ये सीधा लाइन है, ये हम कैसे निकाले? तो ये बेटा बहुत निकालना आसान है, आपको थोड़ा सा कुछ सोचना होगा। देखो, अगर मैं यहां से एक नॉर्मल खींचू तो ये आपका जो एंगल बनेगा ये आपका थीटा बाई 2 बन जाएगा। ये भी आपका जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये भी आपका थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपका थीटा बाई 2 बनता है और ये बनता है आपका आर, ये थीटा बाई 2 बनता है, ये बनता है आपका आर, तो हमें निकालना है ये पोर्शन पूरा। तो मैं अगर थोड़ा इतना सा अगर लू, ये एक ट्राइंगल कंसिडर करूं, मैं इसको अगर एक ट्राइंगल कंसिडर करूं, निकाल लो बाहर इसको, मैं इसको अगर एक ट्राइंगल कंसिडर करूं, ये आपका थीटा बाई 2 हो जा रहा है, ठीक है, और ये आपका आर हो जा रहा है। तो इसको अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं और इसको ऐसे मैं इसको घुमा दूं, यानी कि मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो ये ऐसा हो रहा है जहां पे आर ये है और ये आपका थीटा बाई 2 है, इसको मैंने घुमा लिया। तो अगर ऐसा हो गया तो मुझे बताओ कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैं डिफाइन कर सकता हूं इसको? मैं कहूं कि अच्छा सर, हमें देखने को मिल रहा है ये चीज कि मुझे पता है साइन जो थीटा होता है वो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पे परपेंडिकुलर ये है। ओके सर, अगर ये, इसको अगर मुझे निकालना है, एक्चुअली तो मुझे ये निकालना है, ये मतलब कि ये और यही मतलब कि ये, तो ये निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे, तो मुझे परपेंडिकुलर एक तरफ रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये परपेंडिकुलर अगर मैं एक तरफ रखता हूं और यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा से यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2, और ये h यहां पे आएगा, h यानी कि हाइट, सॉरी h यानी कि हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी कि ये, और ये तो r है आपका, ये तो r है आपका, ये तो r है आपका, तो यहां पे r आ जाएगा, यानी कि मैं इसको r साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना? मैं इसको r साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, इस लेंथ को, इस लेंथ को, यानी कि इस लेंथ को, यानी कि इस लेंथ को मैं r थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। अच्छा सर, हमें निकालना है पूरा लेंथ, तो कोई बात नहीं, r थीटा, सॉरी r साइन थीटा बाई 2 एंड ये भी r साइन थीटा बाई 2 है, तो प्लस r साइन थीटा बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2r साइन थीटा बाई 2। तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको ऐसे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि 2r साइन थीटा बाई 2 आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा जब भी सर्कुलर पाथ ऐसे दिया हुआ रहेगा। ये दोनों चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा और जिस चीज को अच्छे से समझिएगा।
ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको आता है इस चीज से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा सेपरेट वीडियो में। तो ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पार्ट। अब अच्छा सर, अभी अगर हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई करें, कुछ एंगल्स डाल के देखें, तो डाल सकते हैं, देख सकते हैं, आओ देखते हैं। मैं ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा मिटाता हूं, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा मिटाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर, मान लो आप, ठीक है, मान लो सर हमारे पास एक ऐसा पोजीशन में है जो कि ये आर है, ये आर है, और ये बॉडी जो है ये यहां से यहां, यहां ये बॉडी जो है वो यहां से यहां ट्रैवल किया है, और इसका जो एंगल है वो यहाँ पे सर थीटा है, थीटा है। वो एंगल जो है यहाँ पे, वो एंगल आपका थीटा है, एंगल आपका थीटा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है। सर आप मुझे यहाँ पे, अच्छा ये एंगल, और यहाँ पे मैं आपको अगर बोल दूं कि थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 60 डिग्री है, थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ कि सर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। थीटा अगर 60 डिग्री होता है तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सोचो, ट्राई करो। देखो डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस होता है सर ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी कि 8 थीटा, आर्क लेंथ यानी कि 8 थीटा। सर डिस्टेंस होता है आपका 8 थीटा। ओके, अच्छा मेरा यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा को आपको रेडियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, रेडियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब भी हम ऐसे जब भी थीटा को अलग से लिखते हैं हम फिजिक्स में, थीटा को बस अलग से लिख देते हैं कोई भी फॉर्मूला के अंदर या कुछ भी, तब हमको उसको रेडियन फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर आपको रेडियन का रिलेशन याद है, मैंने आपको सिखाया था, वो था तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो यहां से यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियंस, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है आपका पाई बाई 180 रेडियंस, और आपको निकालना है 60, यानी कि पाई बाय 180 इंटू 60। अब निकालो इसको, तो ये आ गया आपका पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 आ गया आपका 60 डिग्री। वैसे तो आपको ये चीजें याद रखना है कि 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है, फिर भी आपको बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो ये पाई बाई 3 निकल गया, आर है आपका, तो ये निकल जाएगा आपका आर पाई बाई 3। ये आ गया आपका डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने अभी अभी तुझे पढ़ाया कि सर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 आर साइन थीटा बाई 2। अच्छा यहाँ पे देखो ये साइन थीटा के अंदर है, अंदर है थीटा के, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डिग्री लिख सकते हो। थीटा के अंदर साइन, थीटा के साइन के अंदर है, कॉस के अंदर, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, तो आपको डायरेक्टली उसको डिग्री लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होता। तो ये 2r साइन 60 डिग्री बाई 2, साइन 60 बाई 2, 60 बाई 2, यानी कि 2r साइन 60 बाई 2 यानी कि ये हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो आता है वो आता है सर हाफ। अच्छा साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है हाफ, तो ये आ गया आपका 1/2, यानी ये कर दिया, जो आपका आंसर आ गया वो आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट निकल गया सर हमारा आर, यानी कि 60 डिग्री जब आ रहा है तब ये भी आर, ये भी आर, और ये जो बनता है सर ये भी आर बन जाता है। समझ में आया, समझ में आया? थोड़ा सा नीचे में मिटा देता हूं ये सब चीजों को, समझ में आया कि जब भी आपका 60 डिग्री आता है तब जो डिस्प्लेसमेंट आर आ जाता है, डिस्टेंस आर पाई बाई 3 आता है। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला को समझ के सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत काम में आने वाले हैं। अच्छा सर, आपको अगर ये समझ में अच्छे से आ गया है तो आप मुझे 60 डिग्री निकाला, अब आप मुझे 90 डिग्री निकाल के दो। अब आप मुझे 90 डिग्री का निकाल के दो। 90 डिग्री एक बॉडी है जो कि ए पाथ से बी पाथ सर्कुलर पाथ में गया, 90 डिग्री उसने
उसका जो एंगल बना वो है 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो बना यहाँ पे थीटा बन गया 90 डिग्री। तो मुझे आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के दो और डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो, डिस्टेंस निकाल के दो, डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो। सर यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है सर हमने अभी भी पढ़ा आर्क लेंथ हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे तेरा वो आएगा सर आर थीटा। अच्छा सर आर थीटा यानी कि आर थीटा, आर हो गया आपका रेडियस यानी कि आर, ओके। सर थीटा, थीटा यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री सर पाई बाई 2 होता है। आपको ये चीजें याद रखनी है, नहीं तो आप निकाल सकते, मैंने जैसे सिखाया ये पाई बाई 2। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया सर पाई आर बाई 2, ये आ गया आपका डिस्टेंस, ओके ओके। सर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा बहुत इजी है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा हम डिस्प्लेसमेंट का कि सर 2r साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है तेरे पास थीटा है 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया तेरा 2r साइन 90 बाई 2, यानी कि ये 45 डिग्री हो गया। तो 2r, तो तेरा 2r और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यानी 1 बाई √2, √2 से ये 2 कट गया तो ये √2 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका √2r। बोलो समझ में आया हाँ या ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री केस में ये आता है। बेटा एक और केस ले ले, तू अगर यहां से मान ले, यहां से तू ये केस लेता है जब पे 120 डिग्री होता है, ठीक है। मान ले तू 120 डिग्री होता है, तो इस केस में बेटा 120 डिग्री अगर तेरा थीटा होता है तो फिर से निकाल तू, तेरा डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा तेरा आर थीटा, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका, ये आर्क लिंक यानी आर थीटा। आर थीटा जो है वो थीटा है आपका 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो आता है आपका वो आ जाता है आपका 2 पाई बाई 3, है ना। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं चेक कर लेता हूं, 2 पाई बाई 3 यानी 60, ओके 2 पाई बाई 3। और आर जो है वो आर है, यानी कि 2 पाई आर बाई 3 डिस्टेंस हो गया आपका। सर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा तेरा आएगा वो आएगा सर 2r साइन थीटा बाई 2, यानी कि 2r साइन 120 बाई 2, यानी कि हो गया 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर 2 √3 बाई 2, सो ये 2r √3 बाई 2, 2 कट गया तो ये हो गया √3r। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकल के आ गया √3r और डिस्टेंस यहाँ निकल के आ गया 2 पाई r √3। अच्छा सर अगर मैं यहाँ पे 180 डिग्री कर देता तो क्या हो जाता, एंगल अगर मैं 180 कर देता तो मेरा 180 अगर तू करता यहाँ पे तो ये तेरा पाई आ जाता, तो डिस्टेंस तेरा जो आता वो आ जाता 2 पाई r, है ना, 2 पाई, सॉरी पाई आर, पाई आर, पाई आर, पाई आर। आर थीटा है, आर आर यानी कि ये, और थीटा आपका है 180 डिग्री यानी कि पाई, सो पाई आर। अच्छा सर हमें पता है ये एक सेमी सर्कल होता है, और सर सेमी सर्कल में अगर हम जब मेजर करते थे क्लास 9th पे, हम जब मेजर करते थे तब सर हमें याद था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम जाते थे सेमी सर्कल में तो सर पूरा पॉइंट जाने में 2 पाई आर लगता था, तो हाफ जाने में पाई आर लगता था। उस लॉजिक से हम ये करते थे पाई आर। लॉजिक वेरीफाई हुआ आपका, समझ में आया, फील आया कि कहां से वो पाई आर लिखते थे, हम यहां से इस फॉर्मूला से लिखते थे। अच्छा सर अगर हम यहाँ पे पूरा सर्कल ले ले, 360 डिग्री ले ले, 360 डिग्री ले ले, पूरा सर्कल, पूरा सर्कल गया तो 360 अगर हम लेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा सर, डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा सर 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो 360 डिग्री है यानी कि 2 पाई, और आर है आर थीटा, तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 पाई आर। सर हमें पता था कि सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो कोई भी बॉडी अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक
पूरा जाता है तो सर वो 2 पाई आर चला जाता है, तो यहीं पे 2 पाई आर भी गया है। समझ में आया, यहीं पे 2 पाई आर भी गया है। तो ये आपका हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज मुझे और बताओ कि सेमी सर्कल और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, तुझे याद होगा अगर सेमी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट होता था सर डायमीटर 2r, ये पूरा हो जाता था 2r, क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होता था। इससे वेरीफाई कर ले, इससे भी वेरीफाई कर ले तू। डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, यहां से वेरीफाई कर ले। 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। साइन थीटा, थीटा क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री। साइन 90 कितना आता है सर, साइन 90 1 आ जाता है, यानी कि 2r आ गया यहां से आपका आंसर। वेरीफाई हो गया तेरा। क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई हो रहा है क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से। वही तो मैं चाहता हूं आपको कि थोड़ा सा आपको रीजन, हर चीज के पीछे रीजन समझाऊं अच्छे से। डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है 2 पाई आर, ओके सर। यहाँ पे डिस्टेंस 2 पाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर 360 है यहाँ पे। और 360 अगर मैं 360 को थीटा की जगह पे रखूं तो 360 बाई 2 कट के 180 डिग्री आ जाता है, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 0 आ जाता है। तो साइन 3 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकलेगा वो तेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। सर हमें तो पता था 0 होगा, क्योंकि ए पॉइंट से शुरू किया फिर ए पॉइंट में आ गया, इसका मतलब तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ जाएगा। हमने वो लॉजिक पता था, हमने इस लॉजिक से भी उसको वेरीफाई कर दिया। तो ये बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। इसको आपको अलग से पढ़ाया बहुत जगह पे नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आएंगे उसी को मैं अलग अलग से सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चन करने में इजी हो। ठीक है, तो भैया इसको अच्छे से नोट कीजिए।